माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बोलें तो सिर पर आपके एग्जाम है सीबीएसई में टर्म वन। तो टर्म वन के लिए भी ये यूजफुल, मोस्ट यूजफुल और बाकी बोर्ड के लिए भी यूजफुल कंटेंट। तो बच्चों, केंद्रीय विद्यालय के पेपर के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। ये पेपर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। पर ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको मैं दोबारा से डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस तरफ आपका ध्यान दिलाने के लिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस कंसेप्ट में। तो वो कंसेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। जैसे हमने इसका आंसर कैलकुलेट करके निकाला 1127 केल्विन, पर इस पेपर के सॉल्यूशन में जो आंसर दिया हुआ है बच्चों, वो 1100 केल्विन दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और सॉल्यूशन का मेथड भी आप देख रहे हैं, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जो कि फॉर्मूला फैमिलियर है कि इक्वेशन को हमने एक बार लगाया, R2 को 2 रखा, R1 को 1 रखा और यहां से हमने T2 निकाल लिया। इट मींस हमने R0 यूज नहीं किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि रूम टेम्परेचर पर हमने इसको यूज किया, जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट चल रहा है और जो डिफरेंस आ रहा है उसको समझ लीजिए। यहाँ आंसर आता है 1100 केल्विन एक बार इक्वेशन को लगा रहे हैं तो। और जब आप दो बार इक्वेशन को लगाते हैं, रेशियो लेते हैं और डेल्टा टी जो है ये R0 को लेते हैं रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंस्टेड ऑफ रूम टेम्परेचर, तो आपका आंसर आता है 1127 केल्विन। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों आंसर में, 27 डिग्री का। तो क्या सही है क्या गलत है? तो बच्चों, कंसेप्ट जो है इसके पीछे ये है कि ये जो अल्फा है, इट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट, इट इज कांस्टेंट ओनली फॉर सर्टेन टेम्परेचर रेंज। तो कई किताबों में आपको आंसर एक बार से कैलकुलेट करके मिलेगा। इवन एनसीईआरटी में भी जो पीछे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इक्वेशन को एक बार लगाकर कैलकुलेट किया हुआ है, और जब हम दो बार लगाकर कैलकुलेट करते हैं तो 4 डिग्री का डिफरेंस आता है आंसर में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब आपको किसे फॉलो करना है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि अब क्या है कि आसपास आंसर नहीं होते, मान लो 1100 केल्विन यहाँ नहीं होता, तब हम 1127 को करेक्ट बोलते, या 1127 नहीं होता तो हम 1100 को करेक्ट बोलते। तो कुल मिलाकर ये हो गया कि एग्जाम में जब ये आ जाएगा तो आपको दो बार लगाकर भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, एक बार लगाकर भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। पर इसके पीछे लॉजिक क्या है जो आपको फॉलो करना है वो समझ लीजिए। लॉजिक मैंने बताया कि ये अल्फा कांस्टेंट नहीं रहता है। तो अगर मैं यूं बोलूं कि रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा हम वेरिएशन नहीं देख रहे हैं, कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 2 ओम था, 1 ओम से 2 ओम हुआ है बढ़कर, तो ऐसे सिचुएशन में उस टेम्परेचर रेंज के लिए अल्फा को कांस्टेंट माना जा सकता है। और जब हम उस टेम्परेचर रेंज के लिए अल्फा को कांस्टेंट मान सकते हैं, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही बार इक्वेशन लगाकर। यानी मैं सिंपली आर टी इक्वल टू, अभी मैं R1 बोलूंगा, है ना, आर टी है टी डिग्री पर 1 प्लस अल्फा, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट कर देता हूं, अल्फा टाइम्स टी माइनस T1, जहां पे टी जो है वो टेम्परेचर है। और ये केल्विन में नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड में, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना, वापस कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर ये आपको केल्विन में दी हुई होती है वैल्यू, तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके फिर यहाँ लिखते। सिमिलर क्वेश्चन आपकी बोर्ड बुकलेट में 2 बार रिपीट हुआ है, और उसका आंसर दोनों बार 1127 केल्विन वहां पर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर आपने देखा केवी के पेपर में 1100 केल्विन है, जो एनसीईआरटी के मेथड से है। सो व्हाट टू डू इन द एग्जाम, कुल मिला के आपका सवाल यही है कि एग्जाम में हम क्या करें। तो बच्चों, ये गाइडलाइन फॉलो कीजिए आप कि अगर ये रूम टेम्परेचर है, ठीक है, अगर कि ये रूम टेम्परेचर है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उस रेंज के लिए अल्फा को कांस्टेंट मानते हुए हम एक बार इक्वेशन को लगाकर रिजल्ट निकालेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। और अगर डिफरेंस ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, R0 वाली अप्रोच लगानी पड़ेगी, या दो बार इस इक्वेशन को लगाना पड़ेगा। पर फिर भी आप देखेंगे कि कई जगह कंपटीशन की कुछ बुक्स में दो बार इक्वेशन लगा के रिजल्ट आएगा,
मान लीजिए आप तो क्या कीजिए, सबसे पहले एक बार लगाकर देखिए, अगर ऑप्शन मौजूद है देन ओके। तो यहाँ पर मैं 1100 केल्विन को सही जवाब दे दूंगा। हालांकि मैंने सुबह जो वीडियो बनाया था, यानी पिछले वीडियो में 1127 केल्विन निकाला है इसका आंसर। फिर इसकी गहराई से छानबीन की तो कंक्लूजन ये निकला, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसको मान्यता दी हुई है एक बार वाली इक्वेशन, प्रोवाइडेड ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं हो, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो। अदरवाइज होना क्या चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो R0। हालांकि ये रूल वहां फॉलो नहीं हो रहा था, LT इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वहां ये रूल फॉलो नहीं हो रहा था, पर यहाँ हो रहा है। तो अब इसमें विशेष ध्यान रखना है, ये कंट्रोवर्सी यहाँ पर है बच्चों, है तो है, इसको एक्सेप्टेंस दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। जब R की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो बैलेंस पॉइंट J शिफ्ट होगा किस तरफ, ये हमें पता करना है। तो अगर R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको क्लियरली पता है कि इस रेजिस्टेंस पर होने वाला ड्रॉप बढ़ जाएगा, तो VAB वो घट जाएगा, वो घट जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट X जो कि होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यानी VAB अपॉन L, इट विल आल्सो डिक्रीज, और ये घट जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि अननोन ईएमएफ अगर मैं बैलेंस कर रहा हूं यहाँ पर, सपोज दिस इज अननोन ईएमएफ, तो E इक्वल टू आप जानते हैं अच्छे से, ये X टाइम L होता है, क्योंकि X डिक्रीज हो रहा है और ईएमएफ तो कांस्टेंट है, तो L को बढ़ना होगा, तो टुवर्ड्स B इज द करेक्ट आंसर। आप समझ गए होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है वो तो अच्छे से समझ गए, जिन्होंने नहीं किया है वो भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 3.6 वोल्ट है जब सर्किट ओपन है, मतलब ये आपको बताया जा रहा है ईएमएफ है। पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होकर 3 वोल्ट रह जाता है, ये वोल्टेज है। कब? जब हम 5 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, क्लोज सर्किट में उसको लेते हैं, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r आपको पता करना है बच्चों। ऑब्वियसली यहाँ पर सेल चार्ज नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्जिंग मोड में हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, यू मस्ट नो। डिस्चार्जिंग मोड में जो इक्वेशन है वो काम आती है हमारे, E बड़ा होता है जो बराबर होता है V प्लस आई आर। अब हमें यहां से स्मॉल r निकालना है, so it will be E minus V upon I, so E is 3.6, V is 3। अब बारी है I पता करने की, तो हम एक इक्वेशन और यूज करेंगे, I equal to V upon R। So how much is V? V is 3 volt and R is 5 ohm, so it is 3 by 5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 by 5 का मतलब होता है 5 6 जा 30 यानी 0.6। So how much we get? 0.6। बच्चों बोर्ड में कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसी ही आती है, अगर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है मतलब हो सकता है कुछ गलत हो, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 ओम। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, तो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट, नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर पर है एक एंड से, तो मैं ये कह सकता हूं कि P के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि P अपॉन Q जो है वो हो गया 20/80। हालांकि ये अच्छा नहीं है, सेंसिटिविटी कम होगी, बहुत कम है। When resistance X is balanced against another resistance Y, means it must be equal to X upon Y। Y upon X भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। The new position of null point from the same end if one decide to balance resistance of 4X against Y। अगर इसको 4 टाइम्स कर दिया जाए, नई सिचुएशन क्या है बच्चों, 20 कितना हो जाएगा ये हमें पता करना है। तो x अपॉन y की वैल्यू मुझे पता है, x अपॉन y इज 1/4। आपको पता करना है 4x अपॉन y की वैल्यू क्या होगी।
नल पॉइंट की पोजीशन हमें निकालनी है। कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड दिस? तो लॉजिक सिंपल सा है, अगर इस रेजिस्टेंस को 4 गुना कर दिया जाए, रेशो उतना ही रहेगा अकॉर्डिंगली, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाना चाहिए, यानी ये 80 हो जाना चाहिए, वो 40। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ जगह मेरे पास कम बची है, मैं सीधे आपको सॉल्यूशन बताता हूँ बच्चों। हियर इज द सॉल्यूशन, x अपॉन y, l अपॉन 100 माइनस l, जो आपको पता है p अपॉन q, दैट इज 20/80, दैट इज 1/4, जैसा मैंने लिखा। 4x अपॉन y अगर निकालेंगे तो अभी नई लेंथ हो गई बैलेंसिंग लेंथ L1, और वो हो गया 100 माइनस L1। हमने क्या किया, x अपॉन y की वैल्यू 1/4 उठाकर यहाँ डाल दी, तो यहाँ से हमें L1 मिल जाएगा जो क्या आएगा 50 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 50 सेंटीमीटर। सिंपली हमको क्या करना है, रिपीट कर देता हूँ बच्चों, ये था 4 और x अपॉन y की वैल्यू थी 1/4। देखते ही आपको पता चल रहा है कि अब p इक्वल टू q हो गया, क्योंकि ये 1 हो गया, p इक्वल टू q हो गया, मीन्स 50 सेंटीमीटर, और ये बेस्ट सिचुएशन होगी। आपको साथ ही साथ एक और सवाल इसके साथ तैयार कर लेना है, when meter bridge is said to be most sensitive, so meter bridge is said to be most sensitive when balance point we obtain at 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, अगर 1 मीटर लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given circuit with steady current, डीसी की बात कर रहे हैं, एसी की बात नहीं कर रहे हैं ना, कैपेसिटर सोच के मत सोचने की एसी आ गया, क्योंकि कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपके बोर्ड में सिलेबस में नहीं है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर सी मस्ट बी, इसके अक्रॉस ड्रॉप मान लिया कि वीसी है, तो वो कितना होगा वही तो आपसे पूछ रहे हैं। अब यहां पर मुझे क्या करना है, मैं लूप लॉ लगा सकता हूं। लूप लॉ लगाने के लिए पहले मुझे इस सर्किट की करंट चाहिए, तो मैं करंट निकालता हूं, नेट करंट। करंट कैलकुलेट करने के लिए आप यहां समझ सकते हैं कि ये ओपन सर्किट है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो ये बैटरी काम नहीं करेगी, यानी इस ब्रांच का कोई रोल नहीं है अगर मैं इस सर्किट की करंट निकालना चाहता हूं। तो वो करंट कितनी होगी, 2V करंट फ्लो कराना चाहती है एंटी क्लॉकवाइज और V फ्लो कराना चाहती है क्लॉकवाइज, तो नेट ईएमएफ हो गया 2V माइनस V, दैट इज V। ओके, V की टर्म्स में आंसर निकालना है हमको, और नेट ईएमएफ V हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं 2R और R, बस ये दो रेजिस्टेंस काम करेंगे, तो 3R। तो करंट हमको मिल गई V अपॉन 3R। अब मैं लिखता हूं लूप लॉ, चलो C से हमने चलना शुरू किया और माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो राइज हुआ 2 वोल्ट, फिर 2R में ड्रॉप होगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस 2R इंटू V/3R। अच्छा, इस V का मतलब आप देख रहे हैं, ये जो V है ना, तो ये V इसके साथ भी हमें चलाना पड़ेगा, सबके साथ ये V है, ठीक, 2 वोल्ट, इस V का मतलब 1 वोल्ट, इसका मतलब 1/2 वोल्ट, ऐसा आप मान सकते हैं। तो V की टर्म्स में हम चलेंगे, तो 2V माइनस 2R इंटू V/3R। फिर आगे चलते हैं, फिर कैपेसिटर में जाते हैं। कैपेसिटर में प्लस माइनस जो आपको लिखना है लिखिए, प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सारे आंसर प्लस में। VC, और फिर हम जा रहे हैं बैटरी में उल्टा, प्लस से माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस V। वापस पहुंच गए हम C तक एंटी क्लॉकवाइज चल के, इक्वल टू 0। अब हमको क्या निकालना है, VC की वैल्यू निकालनी है। VC की वैल्यू क्या आ गई, VC इक्वल टू, यहाँ देखते हैं कौन सी क्वांटिटीज कट गई हैं, R गेट कैंसल्ड, 2V में से V गया तो V बचा, जो उधर जाकर हो जाएगा माइनस V, और यहां बचेगा माइनस का 2V/3 जो उधर जाकर हो जाएगा प्लस V, यानी 2V/3 प्लस का 2V/3 माइनस V। ऐसे ये नेगेटिव आ रहा है, बट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, एलसीएम इज 3, 2v minus 3v, so what we get, vc equal to v by 3। अब एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है, ठीक है, कि हमने लूप लॉ लगाया, कोई गलती तो नहीं की। आप ऊपर से दूसरे लूप में लगाकर देख सकते हैं। हमारे पास एक और तरीका, अभी तो जब तक ये एग्जाम नहीं है, हम सीधे क्रॉस चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन से। सो हियर इज द सॉल्यूशन, फाइनल आंसर इज v by 3। तरीका कुछ डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, तो स्क्रीनशॉट आप लेकर देख सकते हैं। मैं चल रहा हूं नए क्वेश्चन, अगले सवाल पर। ए स्टेडी करंट, फिर से बात की जा रही है डीसी, फ्लोज इन ए मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। एक दिष्ट धारा धात्विक चालक से बह रही है, और वो धात्विक चालक यानी वो मेटालिक कंडक्टर कैसा, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसका जो लंबवत काट क्षेत्रफल है वो एक समान नहीं है, कैसा है, असमान है। इंग्लिश वाले बच्चे गालियां मत देना मेरे को, ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे अंग्रेजी समझने की कोशिश करना, इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी का मजा लो, एंजॉय दिस। द क्वांटिटी, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द कंडक्टर। तो हम जानते हैं करंट कांस्टेंट रहती है, आपको डायरेक्ट याद है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में, तो करंट कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर भी कांस्टेंट रहेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा? तो आप इसको ऐसे दिमाग में बिठा लीजिए पिक्चर, कि कंडक्टर कैसा है, मोटा पतला, ठीक है, कुछ ऐसा मान लीजिए, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस, अभी डायनामिक स्टेट है तो यहाँ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे अंदर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, जहां पर कंडक्टर सकड़ा है वहां पास पास हो जाएंगी, और जहां कंडक्टर मोटा है वहां दूर दूर हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इसको आप सीधे सिमुलेट कर सकते हैं अगर आपने हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ा है, ठीक है, फ्लो ऑफ लिक्विड इन ट्यूब ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, उससे लिंक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरिएबल है, करंट डेंसिटी इज आल्सो वेरिएबल, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रही है, तो सिर्फ करंट है। और अगर चार्ज भी लिखा होता तो हम बोलते चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टाइम सेम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, हम चाहते हैं कि करंट सेंसिटिविटी को हम बढ़ाएं, किसके लिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन, deflection shown for unit current flown theta upon I radian per ampere which is equal to NAB या NBA जैसे भी आपने याद रखा है अपॉन C। तो क्या घटाएं, ये पूछे क्या घटाएं, तो C को घटाओ भाई, डिनोमिनेटर में है टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, घटाकर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट, जब भी याद आएगा मैग्नेटिक मोमेंट आपके दिमाग में घूम जाएगा। जिन्होंने मेगा क्लास अटेंड की है समर्थ सद्भाव परिसर में, सब जानते हैं, इट इज IA। सदगुण में की होगी किसी ने सद्भाव परिसर उस महा की होगी सौहार्द में। सो M इक्वल टू IA, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R एंड नंबर ऑफ टर्न्स एंड वेरीज एज, तो I इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो कौन सा आंसर बन गया, ठीक है, N का तो रोल है नहीं यहाँ। 18th, the vertical component of Earth's magnetic field at place is √3 times the horizontal component। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो बच्चों, एक क्वेश्चन मिलेगा ये वाला, tan थीटा इक्वल टू BV अपॉन BH, और छोड़ के नहीं आना है फिर इसको, तो इसमें तो पूरे नंबर हमको चाहिए। तो बोला वर्टिकल कंपोनेंट, ये ध्यान रखना, वर्टिकल कंपोनेंट √3 टाइम्स है तो ये √3 है। कभी कभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देते हैं, अब tan थीटा √3 हो तो 60 डिग्री है, 1/√3 हो तो 30 डिग्री है, और 45 डिग्री हो तो मतलब 1 हो तो 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, हम देख रहे हैं करंट कैरिंग लूप को रखा है हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, 4 डिफरेंट ओरिएंटेशन आप देख पा रहे हैं। करेक्ट अरेंजमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो पहले। आप बोलोगे ये तो सिलेबस में नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी,
कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो आती है हमको। इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आपने तैयार की है, U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो कुछ नहीं, सिमेट्री चाहिए, तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस एम, मैंने एम गलत बना दिया है, बड़ा एम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए छोटा एम डॉट बी, यानी माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो क्योंकि ये माइनस साइन है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है वो आपको आइडिया होना चाहिए। 0 to 90 कॉस थीटा पॉजिटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा आपको पता होना चाहिए। कैसे तैयार करते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो अब यहां हम देख रहे हैं ये बी की डायरेक्शन और एम की डायरेक्शन 180 ये दिया हुआ है आपको। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी, सो एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री में यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो किसके बराबर हुआ, एम बी कॉस 180, कॉस 180 इज -1 से होगा एम बी। लिख लो भाई, ये हुआ 0, कॉस 90 इज 0, और ये हुआ, ये एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है तो नेगेटिव में होगा बच्चों, माइनस में। मान लो मैं इसकी वैल्यू u बोलता हूं तो मैं एंगल मुझे नहीं पता तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं यू कह सकता हूं u इज लेस देन एम बी, माइनस में है ना। ओके, कैसे लिखेंगे सोचना है हमको। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है नेगेटिव है, नेगेटिव है इसकी, ये तय है क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, और यहाँ थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। अच्छा, एमबी से ज्यादा है क्या, कंपेयर करना है ना फर्स्ट एंड फोर्थ, एमबी से ज्यादा है क्या, तो नहीं, एमबी से ज्यादा नहीं है, एमबी से कम है, पॉजिटिव एंड लेस देन एमबी। तो ऑर्डर क्या बना, कैसे अरेंजमेंट, डिक्रीजिंग, घटते क्रम में जमाना, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट के बाद फोर्थ, जो मुझे समझ में आ रहा है आप अपनी समझ से देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे जीरो पर यानी सेकंड, और उसके बाद जाएंगे यानी फास्टेस्ट फिंगर फिस्ट फर्स्ट जैसा हो गया, कौन बनेगा करोड़पति, बच गया थर्ड। तो मुझे जो समझ में आ रहा है फर्स्ट फोर्थ सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ सेकंड एंड थर्ड, वाह मिल गया ऑप्शन हमको बच्चों, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 19। आप नहीं चाहते हैं तो भी मैं कर देता हूँ वेरीफाई आपके संतोष के लिए, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ऑसिलेटिंग मेटालिक पेंडुलम बना सकते हैं घर पे, ठीक है। सेल खत्म हो गया, अब सेल का क्या करेंगे, सेल खत्म हो गया, अब सेल का क्या करेंगे, धागे से बांध दो, लटकाओ, ऑसिलेट कराओ, मेटल की बॉडी होनी चाहिए इसकी। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर फेरोमैग्नेटिक नहीं है तो भी, मान लो तांबे का कोई सिक्का नॉन मैग्नेटिक, नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आपने लटकाया, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, उसके नीचे आपने एक मैग्नेट रख दिया और पेंडुलम को ऑसिलेट करा रहे हो, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन क्या होने वाला है। हर कोई बता सकता है, क्लोज डाउन। तो ये डायग्राम अप्रोच से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो बच्चों इस पार्ट में अप टू क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 21 to 30 और मोर आर आल्सो पॉसिबल। मिलते हैं जल्दी, टिल देन हैप्पी लर्निंग।